हेलो एवरीवन, मैं शैलेंद्र कुमार आईएफए के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनडीए के सारे चैप्टर को हमारी वीडियोस में कवर कर रहे हैं। हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। जो कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारा परमुटेशन से ही सिलेक्शन किया जाता है ना। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है वो होता है अकरेंस, चांसेस, है ना। चांसेस का मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल स्टडी करता हूँ ना किसी चांसेस की अकरेंस ऑफ इवेंट, कोई भी किसी इवेंट का होना ना होना, है ना, कैसे होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा। उसको प्रोबेबिलिटी के अंदर हम काउंट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ही बनती है वो। चांसेस को बोल सकते हैं या फिर अकरेंस ऑफ इवेंट को बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्मों का यूज होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उसके अंदर हम कुछ चैप्टरों का यूज करेंगे और उन चैप्टरों को ही हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि उन कंसेप्ट के अंदर कैसे कैसे इन टर्मों का यूज किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली टर्म की बात करते हैं। वो टर्म है हमारे पास सैंपल स्पेस। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हमेशा आज तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवर डिवाइडेड बाय टोटल। ये हमने एक बात पढ़ी हुई है किसके बारे में, कि प्रोबेबिलिटी हमारी ये होती है, हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 11th में, 12th में, सारी की टर्म में, की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की होती है वो फेवर डिवाइड बाय टोटल। फेवर मतलब क्या? फेवर मतलब जो हम चाहते हैं एक्चुअली, है ना, जिसके ऊपर हमने कोई कंडीशन लगाई है। मान लेते हैं कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, उसमें से आपको जो टोटल सैंपल स्पेस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ इवन नंबर आए, तो मैं आपको बोलूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर ऑन वन डाई, है ना। तो फिर फेवर मेरा जो मैंने कंडीशन लगाई, डिवाइड बाय क्या आएगा? टोटल, जितने टोटल आउटकम्स होंगे, और टोटल आउटकम्स को ही हम सैंपल स्पेस बोला जाता है। कि सैंपल स्पेस क्या होगा जी? देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। कि एक सेट पूरे पॉसिबल आउटकम्स का, आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, कई बार 2 डाई को थ्रो किया जाएगा, 3 डाइस को थ्रो किया जाएगा ना। तो ये जैसे जैसे आउटकम्स बनते जाएंगे टोटल के टोटल विदाउट कंडीशन कोई भी, तो उनको हम बोलेंगे हमेशा कि वो हमारे क्या होते हैं? सैंपल स्पेस होते हैं। सैंपल स्पेस के बाद जो एक टर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, उसको बोला जाता है इवेंट। इवेंट का होना या ना होना इसी के ऊपर तो डिपेंड करती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। और एक्चुअली मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर सकती है। कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या 0 हो सकती है? हाँ जी, जो हमारे पास एक ऐसी टर्म होगी जिसका इम्पॉसिबल चीज बोल सकते हैं हम उसको, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगी। जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया, मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 7 नंबर, है ना। 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 तो उसमें है ही नहीं है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उस केस में? मेरे पास 0 आएगी। अगर ये आएगी प्रोबेबिलिटी 0, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा लाई करेगा 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 1, इसके बीच में लाई करेगा। कि या तो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है मैक्सिमम, या फिर प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है मिनिमम। ना तो 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। मैंने आपको कहा कि आज बारिश होने के 40% चांस है। बताइए कितने चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी? तो प्यारे बच्चों, आप ये बताओगे मुझे कि 60% चांस है सर कि बारिश नहीं होगी। आपने कैसे जूम कर लिया कि टोटल 100 ही होता है? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, इसीलिए आप 40 से सीधा 60 बता रहे हो मुझे। आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब मैं बात कर रहा था इवेंट के बारे में। एक ऐसा इवेंट जो अलग अलग हमें इसकी देखिए सब कैटेगरी भी दी गई है, आपको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एनडीए का वो किस चीज़ के ऊपर आता है? आपका एनडीए की बात कर ले या बैंकिंग की बात कर ले, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं टर्मों के ऊपर आता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर। अब इनको समझना पड़ेगा पहले कि ये चीज़ क्या है और किन चीज़ों का कहाँ पे कैसे यूज होता है, तभी जाके हम क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। डन। चलिए, पहला मैंने बोला कि इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है एक सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने पढ़ा कि टोटल आउटकम्स जितने होंगे वो सारे के सारे मेरे सैंपल स्पेस होंगे। अब इवेंट मतलब जो हम चाहते हैं, कोई इवेंट अकर होगा जो मैं चाहता हूं कि 0 आए या 1 आए या 2 आए, 3 आए, इवन आए, ओड आए, कुछ भी आए, जैसा भी हमारे पास केस होगा, जैसा सैंपल स्पेस होगा, या कार्ड की बात की जाए
बॉल्स की बात की जाए, डाई की बात की जाए, कॉइन की बात की जाए, है ना, किसी भी केस में बात की जाए तो इवेंट तो होगा। तो इवेंट का मतलब होता है कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर एक सेट है मेरे पास, ए मान लो कोई मेरे पास सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है जी, ठीक है, छोटा सा एक सेट लेके चलता हूँ। एक बी मेरे पास एक सेट है, मैंने कहा इसके अंदर लिखा हुआ है जी 2 और 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बी का जो एलिमेंट है ना वो ए के एलिमेंट है, या ए के एलिमेंट को बी में शो कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ये सबसेट होता है जी। तो इसका मतलब जो भी इवेंट होगा टोटल इवेंट में से ही फेवर बनते हैं हमेशा, है ना, तो वो सारे के सारे इवेंट कहलाएंगे हमारे। डन। उसके बाद सिंपल पॉइंट की, सिंपल इवेंट की बात करते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब यही होता है कि एन इवेंट कंटेनिंग ओनली ए सिंगल सैंपल पॉइंट, सिर्फ सिंगल आपको गिवन होगा, सिंगल आएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि हेड है, एक टेल है, हमारे पास एक कॉइन को मैंने थ्रो किया, कॉइन को थ्रो करने के बाद मुझे पॉसिबिलिटी कौन कौन सी मिलेंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब सिर्फ सिंगल सैंपल पॉइंट है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट होगा मेरे पास। उसके बाद कंपाउंड इवेंट, उसका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा कि जिसके अंदर जो सैंपल पॉइंट होंगे वो मोर देन 1 होंगे, जो सैंपल पॉइंट होंगे वो मोर देन 1 होंगे। उसके बाद उसको बोला जाएगा कि कंपाउंड इवेंट होगा। एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 इवेंट कॉल्ड कंपाउंड इवेंट बोला जाता है। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट, उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो इवेंट आर इक्वली लाइकली if there are no reason for an event to occurrence in preference to any other event। मतलब ये है कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, है ना। इक्वली लाइकली मतलब सेम होगा। इक्वली लाइकली का मतलब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। मैंने कहा कि एक कॉइन को आपने थ्रो किया, एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो उसमें एक हेड आया आपके पास, एक आपके पास टेल आया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो दोनों क्या है, देखो इक्वल है ना। ऐसे ही मैं कहूँ कि एक डाई को थ्रो किया मैंने, डाई को थ्रो करने के बाद टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। तो मैंने कहा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो उसी केसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सारे के सारे पॉइंट पे सेम आए। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और म्यूचुअल इंक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3-4 जो आगे इवेंट आपके पास, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसकी कहानी को समझना ध्यान से। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है और म्यूचुअल इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं इसको हम। डिसजॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिसजॉइंट। अब बच्चों समझिए आप एक चीज, इफ द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ऑल अदर, ठीक है। अकरेंस किसी भी इवेंट का होना, किसी भी इवेंट का होना दूसरे के ऊपर क्या करे, इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ऑल अदर, कि दूसरे को प्रिवेंट किया जाए। मतलब सीधे से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि अगर मेरे पास एक डाई को थ्रो कर दिया मैंने, एक डाई को थ्रो किया, तो जो सैंपल स्पेस मिले मुझे वो क्या मिले, 1 2 3 4 5 6, ये मिल गए मेरे को, है ना। अब मेरे पास जो इवेंट ए है, मान लो एक इवेंट ले रहा हूँ मैं E1 इवेंट लिया, मैंने कहा आपको कि E1 नंबर आने चाहिए भाई, है ना। इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6 आएगा। उसके बाद जो E2 का इवेंट लिया, मैंने कहा ओड नंबर आने चाहिए, ओड लेंगे आप 1 3 5 लेंगे। तो जिस भी इवेंट के बीच में, जिस भी 2 इवेंट के बीच में E1 इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कुछ कॉमन आए। तो जब भी कुछ भी कॉमन, मतलब बाहर वैल्यू 5 मिल जाए, 5 मतलब नल कि कुछ भी कॉमन नहीं है 2 इवेंट के बीच में, उन इवेंट को बोला जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसको बोला जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट बोला जाता है जी। ओके, उसके बाद आते हैं म्यूचुअल इंक्लूसिव के केस के ऊपर। समझ गए होंगे आप,
म्यूचुअल इंक्लूसिव के केस के ऊपर आते हैं कि म्यूचुअल इंक्लूसिव का केस क्या बनता है, कहता कि इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या पढ़ा हमने कि दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन हो वो 5 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ म्यूचुअल इंक्लूसिव में क्या होगा कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन अगर नॉट इज इक्वल टू 5 आ जाए तो फिर वो मेरे पास क्या बनेगा, म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट बनेगा जी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं इस चीज़ को कि इसी इवेंट को लेके चलते हैं। मैंने कहा सैंपल स्पेस है, एक डाई को मैंने थ्रो किया, उस डाई को थ्रो करने के बाद मुझे कुछ मिला जी वहाँ से। देखो एक डाई को थ्रो किया, सैंपल स्पेस मुझे टोटल मिले, उस सैंपल स्पेस मिलने के बाद इवेंट 1 में ये था कि मुझे इवन नंबर चाहिए, इवेंट 2 में अभी प्राइम नंबर चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ इवेंट 2 में क्या कह रहा हूँ मैं, प्राइम नंबर चाहिए। तो 2, 3 एंड 5, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट बनेंगे जी। गेटिंग माई पॉइंट, डन। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। इसको मैं एक ही लाइन में कवर करता हूं आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनिएगा एक छोटी सी कहानी को और समझिएगा उससे कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। देखिए मैं बाहर से एक बॉल लेके आता हूँ, क्लासरूम के बाहर से मैंने एक बॉक्स लेके आया, उस बॉक्स के अंदर ना कुछ मेरे पास रेड बॉल थी, कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है ना, कुछ ब्लू है, कुछ ब्लैक है, कुछ रेड बॉल है। और मैंने आप लोगों से कहा कि एक बॉल को यहाँ से निकालिए, है ना, ड्रॉ कीजिए एक बॉल को। आपने एक बॉल को निकाला, तो आपके निकालने के बाद मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि एक ऐसा ही इवेंट हमने बाहर कर लिया था, है ना। अब डिपेंड आपका जो इवेंट है क्या उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बताओ जी। देखो दो केसेस बनते हैं बच्चों यहाँ पे कि वहाँ पे जो इवेंट किया गया पहले बाहर, इसका मतलब उस इवेंट के रिप्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई। मैंने कोई बॉल निकाली थी, मैंने बॉल निकाली और वापस दोबारा से बॉल उसके अंदर डाल दी, तो क्या आपका इवेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा उस चीज़ के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने रिप्लेसमेंट नहीं की है, मतलब बाहर एक बॉल निकाल ली है पहले और फिर आपको मैं बोल रहा हूं कि एक बॉल निकालिए, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो जो पहले वाली बॉल है वो कौन सी बॉल निकली थी, वो रेड निकली थी, ब्लू थी या ब्लैक थी, जो भी बॉल थी, क्योंकि वो बॉल निकलने के बाद ही आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। जब तक ये नहीं पता होगा कि वहाँ पे कौन सी बॉल निकाली गई टोटल में से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इवेंट है, आपका जो इवेंट है वो उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमने बाहर किया। ओके, मतलब अगर रिप्लेसमेंट, तो याद रखिएगा आप, विद रिप्लेसमेंट जब हो जाती है तो इंडिपेंडेंट इवेंट बनता है, और जब रिप्लेसमेंट नहीं होती है, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कोई चीज़, जैसे कार्ड की बात कर लूँ, ताश की पत्तों की गड्डी होती है पूरी, एक 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से कार्ड निकाल लिया, फिर आपको बोल रहा हूँ मैं कार्ड निकालने को, तो फिर कार्ड तो निकाल लिया, लेकिन ये तो बताओ कि कौन सा कार्ड निकाला, या फिर निकाला था या वापस डाल दिया था। वैसे अगर मैंने रिप्लेस कर दिया था, वापस डाल दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो 52 के 52 कार्ड्स हैं। अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया था या नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 52 कार्ड नहीं है, 51 कार्ड है वैसे तो, और उसके बाद कौन सा कार्ड निकला ये भी डिपेंड करेगा, क्या पता आपका भी वही कार्ड निकला हो, ऐसे ही कुछ, है ना। समझ रहे हो बात को कि अगर रिप्लेसमेंट होगी तो आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो आपका डिपेंड करेगा वेरिएबल, आपका इवेंट, आपका सब कुछ। ठीक है जी, तो ये थी कहानी किसकी, इन टर्मों के बारे में कि ये टर्में क्या क्या होती हैं और इन टर्मों के बारे में कैसे आपको याद करना। ठीक है जी, समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है और कैसे करते हैं। एक इसके अंदर आपका ये आता है एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होते हैं आपके पास, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होते हैं कि एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या कहलाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इन ट्रायल इज नोन एज द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, ये बोला जाता है जी। जैसे मैं कहूँ कि एक डाई को मैंने थ्रो कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 आपके पास। एनी वन ऑफ द 6 फेसेस मार्क विद 1 2 3 4 5 6 मे कम
अपर मोस्ट, है ना। तो मतलब एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस लाइक ए सैंपल स्पेस, वो सारे के सारे वहाँ पे कवर हो जाते हैं जी। ठीक है जी, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पहले लिख भी दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है जी, फेवर डिवाइड बाय टोटल, यही बोलता हूँ मैं। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो किस किस के बीच में लाई करेगी, 1 के और लेस देन इज इक्वल टू 0, इसके बीच में हमेशा लाई करती है। अब किसी का होना और किसी के ना होना वो किसके इक्वल माना जाता है, 1 के इक्वल। और जब किसी का होना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का बार इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा जी, 1 के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कि किसी का होना, जब किसी का ऐसा बताना हो आपको कि ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उसके ऊपर हमेशा बार लगाते हैं, तो उस बार से आप समझ जाएंगे कि उसका इवेंट का होना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ चलेगी आपकी इसके अंदर। अब उसके अंदर बाद में जो बातें होंगी, कुछ केसेस हमारे अलग अलग टर्म पे रहेंगे कि कैसे कैसे उनको हम कर सकते हैं। ये सिर्फ आज हमने जो बताया आपको वो टर्मों के बारे में बताया कि टर्में क्या रहेंगी, उन टर्मों को कैसे यूज़ किया जाएगा। अब इसके बाद हम कार्ड की बात करेंगे, कॉइन की बात करेंगे, है ना। वो सारी की सारी टर्में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि कार्ड क्या होते हैं, कॉइन क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे उन केसेस को और उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, आप इनका बेसिक है सिर्फ आज इसको समझना, ध्यान से सुनना एक बार, ताकि इसके बाद आपको कुछ चीज़ें लर्न हो जाए अच्छे से, और उसको आप जब भी क्वेश्चन के अंदर आप उसको देखें तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है जी, चलिए, अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा सके। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, बाय बाय।